हेलो एवरीवन। तो आज हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारी सेल है, सेल डिवाइड करेगी। सेल डिवाइड कब करेगी? सेल साइकिल के दौरान हम देखते हैं कि G1S G2M 4 फेजेस होते हैं। इंटरफेज होता है इंटरफेज में G1S G2 आता है, M फिर माइटोसिस आता है। माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस हम देखते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन और न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं। तो जो इंटरफेज है G1S G2 एंड देन M, ये तो G1 और G2 तो क्या है? गैप फेजेस हैं। एस फेज़ के अंदर हमारा क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाएगा ताकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल की जो कॉपी है वो दूसरे नए सेल के अंदर भी जाए। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिए थे। उन्होंने सोचा कि डीएनए रेप्लिकेट तो कर रहा है, पर उनका मोड क्या होगा, उसका मोड क्या होगा। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि वो कंजर्वेटिव मोड में डीएनए हमारा रेप्लिकेट करेगा, कुछ ने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड में हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और कुछ ने कहा डिस्पर्सिव में करेगा। तो ये तीनों मॉडल हैं क्या? कंजर्वेटिव मॉडल में हम देखते हैं, कंजर्वेटिव मॉडल में हम देखते हैं कि जैसे दो पेरेंटल स्टैंड हैं, हमारा डीएनए डबल हेलिक्स होता है, एंटी पैरेलल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि एक स्टैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। कंजर्वेटिव में ये है कि एक पेरेंटल स्टैंड है, डबल हेलिक्स है, वो दूसरा बना लेगा डोटर डीएनए डबल हेलिक्स, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कंजर्वेटिव का कहने का मतलब यही था कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये दोनों पेरेंटल स्टैंड जो हैं ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, ये ऐसे ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और एक नया डोटर डीएनए डबल हेलिक्स बना लेंगे। ओके, अब दूसरा जो मॉडल था वो था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में ये था कि एक जैसे पेरेंटल स्टैंड है, पेरेंटल डीएनए डबल हेलिक्स है, ये सेपरेट होगा, और ये जो डीएनए जो सेपरेट हुए हैं, पेरेंटल स्टैंड जो है ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और एक नया डोटर स्टैंड बनेगा। जैसे अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम था तो ये टेम्पलेट की तरह बिहेव करके एक नया डोटर स्टैंड बना देगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसे ही यहाँ एक नया स्टैंड बन जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और उसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब हाफ कंजर्व हो रहा है इसमें हमारा पेरेंटल स्टैंड, और कंजर्वेटिव में पूरा स्टैंड कंजर्व रहता है। दोनों जो पेरेंटल स्टैंड हैं वो सेपरेट नहीं होते, वह वैसे ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और एक नया डीएनए डुप्लेक्स बना लेंगे। डिस्पर्सिव में ये होता है कि कुछ डीएनए जो डीएनए पेरेंटल स्टैंड है लाइक दिस, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। ओके, और इनके बीच में ये डॉटर स्टैंड्स आ जाएंगे। ओके, लाइक दिस। तो कंजर्वेटिव मॉडल में हमने देख लिया कि डीएनए जो है वो कंजर्व रहेगा, सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही वो एक नया डॉटर डीएनए डुप्लेक्स बना लेगा। सेमी कंजर्वेटिव में हम देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सेपरेट हो रहा है। एक दोनों पेरेंटल स्टैंड जो हैं वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और एक नया डॉटर स्टैंड बना लेंगे। ठीक है, ये सेमी कंजर्वेटिव में देखा हमने। डिस्पर्सिव में देखा कि फ्रेगमेंट्स में रेप्लिकेशन हो रहा है, हाफ जो है वो पेरेंटल है और हाफ जो है उनके बीच में जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डॉटर स्टैंड्स हैं। तो
3 मॉडल थे। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, पर उसको प्रूव किया मिज़ल्सन एंड स्टॉल ने। उन्होंने कैसे प्रूव किया? उन्होंने इकोलाई की सेल्स को लिया और उन्होंने N15 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया। N15 कंटेनिंग मीडियम जैसे हमारे कार्बन है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, ठीक है, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। जैसे कि हम कार्बन को ले लें, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएगा, यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, ये जो हैं ये प्रोटॉन के नंबर होते हैं और एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अभी यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 6 + 6 12 होगा, ठीक है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो इसमें देख लिया हमने न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम है, ठीक है। अब अगर इसका दूसरा आइसोटोप देखें, 6 + 7 कर लो और इसको 6 कर लो, न्यूट्रॉन एक ज़्यादा है प्रोटॉन से, ठीक है। तो ये एक दूसरा आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 13, और इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। ऐसे ही जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, वैसे ही नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं N15, N14। ये हैवी नाइट्रोजन है, ये लाइट नाइट्रोजन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इकोलाई की सेल्स को लिया और उन्होंने N15 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया। बहुत सारी जनरेशन तक उन्होंने ग्रो कराया, तब तक वो ग्रो कराते रहे जब तक डीएनए में जितने भी नाइट्रोजन हैं वो पूरे N15 नहीं बन गए। उन्होंने सीजियम क्लोराइड के अंदर सेंट्रीफ्यूज करवाया और फिर उन्होंने चेक किया कि पूरा डीएनए हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट है पूरे डीएनए के अंदर। डीएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट कहाँ होता है? नाइट्रोजन बेसिस में होता है, प्यूरिन में होता है, पिरिमिडिन में होता है, ठीक है। अगर हम देखें, ओके, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन। N15 कंटेनिंग मीडियम में इकोलाई सेल्स को ग्रो कराया, सीजियम क्लोराइड के अंदर उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो देखा कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो हैवी आइसोटोप्स में हैवी नाइट्रोजन उनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या किया कि N14 के अंदर ग्रो कराया। N14 में ग्रो कराया तो एक स्ट्रैंड जो है वो N15 का बना, एक N14 का बना, यहाँ देख रहे हैं हम। दूसरी साइकिल में भी उन्होंने फिर से जो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में बना था, रेप्लिकेशन हुआ, जिसमें एक N15 का था, एक N14 कंटेनिंग डीएनए था, उसको उन्होंने फिर से N14 में ग्रो कराया तो N14 N14 के बने, N15 N14 के बने। हम इसको पहले बना के देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले N15 के अंदर उन्होंने नाइट्रोजन को उन्होंने इकोलाई की सेल्स को ग्रो कराया। N15 में इकोलाई की सेल्स को काफ़ी टाइम तक ग्रो कराया ताकि उसका जो सारा का सारा डीएनए है उसमें जितना भी नाइट्रोजन है वो N15 का हो जाए, ठीक है। फिर उसको सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। फिर इसको हमने इसका डीएनए को देखा तो डीएनए में पूरा जितना भी नाइट्रोजन था वो सारा N15 कंटेनिंग था, ठीक है। अब इसको हमने फर्स्ट जनरेशन पहली बार N14 कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंदर N14 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया। N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन N15 कंटेनिंग डीएनए को N14 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया तो देखने को क्या मिला, ये N15 के 2 स्ट्रैंड्स हैं, सेपरेट हो गए N15 N15, और फिर ये एक डॉटर स्ट्रैंड बना N14, ये एक डॉटर स्ट्रैंड बना N14। पहली जनरेशन में हमने ग्रो कराया, देखा कि एक जो है N15 कंटेनिंग स्ट्रैंड है, दूसरा N14 कंटेनिंग स्ट्रैंड है, और फिर हमने इसको फिर से सेकंड जनरेशन में N14 के अंदर ही ग्रो कराया। तो इसको अगर N14 में डालें
और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन रखना है N14 N14, ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे, N15 N15 N14 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 N14। ओके, ये पूरा N14 कंटेनिंग DNA डुप्लेक्स है, ये N14 N15 मतलब हाइब्रिड बन गया। ये N14 कंटेनिंग है, ये N14 N15 हाइब्रिड है। अब इसको अगर थर्ड जनरेशन में भी ग्रो कराएं, N14 सॉरी, थर्ड जनरेशन में भी अगर ग्रो कराएं तो ये सारे स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, N14 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 N15 N14 N14 इसका यहीं कर लेते हैं, N14 N15 N14 में ग्रो कराया तो दूसरा जो डॉटर स्ट्रैंड है वो N14 कंटेनिंग मीडियम में N14 कंटेनिंग होगा। हो गया। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि जो DNA का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। कैसे प्रूव हुआ? साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने 3 मॉडल दिए रेप्लिकेशन के कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। DNA सेल डिवाइड तो कर रही है, जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट हो रहा है, पर वो किस मोड से हो रहा है। कंजर्वेटिव मोड में ये बताया गया कि पूरा का पूरा जो DNA है वो कंजर्व रहेगा, वो पेरेंट की तरह बिहेव करेगा और एक नया पूरा डॉटर डुप्लेक्स बनेगा DNA का। ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव में ये बताया गया कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और एक एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे, और फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी फिर से ये चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और एक एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। डिस्पर्सिव में ये हुआ कि कुछ फ्रेगमेंट्स उसके रेप्लिकेशन में, कुछ फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो N15 के होंगे और कुछ फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो N14 के होंगे। मतलब कुछ फ्रेगमेंट्स जो पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे और कुछ डॉटर स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को अगर सेंट्रीफ्यूगेशन में लेके जाएं तो इसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? N14 N15 का हाइब्रिड आएगा हमेशा, चाहे कितने भी रेप्लिकेशन कर लो आप। ठीक है। क्यों? सेपरेट कर लो, इसको भी सेपरेट कर लो, क्या मिलेगा? हाफ तो यही हो जाएगा, पेरेंटल स्ट्रैंड आएंगे, बीच में पेरेंटल फ्रेगमेंट्स आएंगे और बीच में क्या होगा? डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे। ठीक है। इसको अगर सेंट्रीफ्यूज करोगे, जैसे सेमी कंजर्वेटिव हमने करके देखा, N15 मीडियम में उनको ग्रो कराया, N15 में ग्रो कराया, फिर सीजियम क्लोराइड के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया, पूरा N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन बना, N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन DNA के अंदर देखा गया। फिर जब इसको हमने N14 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराया तो दोनों जो DNA हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और एक एक सेपरेट हो जाएंगे और हर दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और एक नया एक नया डॉटर स्ट्रैंड बना लेंगे। N14 N15 N14 N15 हाइब्रिड स्ट्रैंड्स बनाएंगे। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में फिर से हमने N14 N15 कंटेनिंग हाइब्रिड DNA को N14 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराया तो ये चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। ठीक है। इन चारों ने टेम्पलेट की तरह बिहेव किया। फिर जो नेक्स्ट है, फिर एक नया डॉटर स्ट्रैंड बना, नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, उसमें नाइट्रोजन कौन सा आएगा? N14 आएगा। ठीक है। अब इसको अगर सेंट्रीफ्यूज करोगे तो क्या होगा? इन सबको, ये सारे के सारे DNA के जो स्ट्रैंड्स हैं वो सारे सेपरेट हो जाएंगे, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे और एक नया डॉटर स्ट्रैंड्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है। ये सारे स्ट्रैंड्स जो होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। अब इतना देख लिया हमने। अब हमसे अगर कोई पूछे, हाँ तो
जो हमारे वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल उनको, और उसको प्रूव किसने किया? मेजल्सन एंड स्टोल ने। कैसे किया? उन्होंने इकोलाई की सेल ली, उसको सेंट्रीफ्यूज कराया, N15 आया, फिर लास्ट में जब वो सेंट्रीफ्यूज कराते गए तो देखते गए कि हाइब्रिड बन रहा है भाई। हाइब्रिड के साथ साथ N14 सेल्स, अगर हम इसको देखें सेंट्रीफ्यूगेशन में देखें तो 2 स्टैंड बनेंगे ना। एक तो N14 का डार्क बनेगा। N14 के कितने स्टैंड्स हैं? N14 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 N15, तो 2 इसमें हाइब्रिड है ना। तो हाइब्रिड वाला बीच में आएगा जो लाइट सा स्टैंड होगा, और ऊपर N14 N14 और N14 N15। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन के इस रिजल्ट से ये पता चल जाता है कि हमारी जो सेल है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखाती है। अब रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होता कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए अपन को? रेप्लिकेशन सबसे पहले हमने पॉइंट देख लिया कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि रेप्लिकेशन कौन कराएगा? डीएनए पॉलीमरेजेस कराएंगे। अब अगर हम इन डीएनए पॉलीमरेजेस की बात कर लें तो डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 3, डीएनए पोल 4, डीएनए पोल 5, 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस हमारे पास होते हैं। अब इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सबसे पहले हम इन एक्टिविटीज़ को समझ लेते हैं कि होता क्या है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे ये स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, तो हम रेप्लिकेशन की अगर बात करें, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेजेस के होते हैं उनकी 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं उनकी 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली ये कि हमें तो टेम्पलेट चाहिए, अभी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना है तो पता इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए। दूसरा ये है कि 3 प्राइम OH चाहिए ताकि हम उस चीज़ को इलोंगेट कर पाएँ, उस स्टैंड को इलोंगेट कर पाएँ। ठीक है, तो टेम्पलेट मिल गया हमें। ठीक है, अभी हमें 3 प्राइम OH और चाहिए। 3 प्राइम OH कहाँ से मिलेगा? 3 प्राइम OH डी नोवो सिंथेसिस हमारा डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। डी नोवो का मतलब ये है कि शुरुआत से कोई भी चीज़ शुरू नहीं करेगा डीएनए पॉलीमरेज। उसे चाहिए कि भाई 3 प्राइम OH दो मुझे, तभी जाके मैं आगे इलोंगेट कर पाऊंगा। आरएनए पॉलीमरेजेस में ऐसा नहीं होता पर डीएनए पॉलीमरेजेस में होता है। तो ये जो 3 प्राइम OH है, क्यों चाहिए उसे 3 प्राइम OH? ताकि वो अगले आने वाले DNTPs पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाए और नए DNTPs को ऐड कर पाए। ठीक है, तो हमें चाहिए कि कोई प्राइमर हो या फिर कोई RNA पॉलीमरेज हो, क्योंकि RNA पॉलीमरेजेस के पास ये होती है, RNA पॉलीमरेजेस के पास ये एक्टिविटी होती है, डी नोवो सिंथेसिस करने की क्षमता होती है उनके अंदर कि वो खुद से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, पर डीएनए पॉलीमरेजेस के पास ऐसा नहीं होता। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हमारा प्राइमर ऐड करेगा। प्राइमर होता क्या है? प्राइमर अपने आप में एक RNA पॉलीमरेज है, और ये जो प्राइमर है, प्राइमेज बोलते हैं इसको, जो हमारे बैक्टीरिया में DNA-G प्रोटीन के नाम से हम देखते हैं, जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके हट जाता है।
कुछ न्यूक्लियोटाइड ही क्यों ऐड कर पाता है? क्योंकि उसकी प्रोसेसिविटी ही ऐसी होती है, मतलब प्रोसेसिविटी कम होती है। प्रोसेसिविटी कम होने का मतलब वो कुछ ही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाएगा, प्रोसेसिविटी ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिविटी कम होती है तो वो कुछ ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करके नीचे आ जाएगा। 3' OH उसको मिल जाएगा, किसको? DNA पॉलीमरेसेस को। वो यहाँ बैठेंगे और इसको DNTPs को ऐड करते करते 3' तक नया स्ट्रैंड बना देंगे। ठीक है, अब इसमें हमने देखा प्राइमर, देखा हमने इसमें प्राइमेज देखा, और 3' OH और DNTPs को देखा कि 3' OH कैसे DNTPs को ऐड करके ये कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता जा रहा है। ठीक है, पर ये जो एक्टिविटी है 5 to 3' इलोंगेशन एक्टिविटी, इसी को बोलते हैं हम 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। पॉलीमराइज कर रहा है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी होती है 5 to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की 3' से 5' to 3' इस डायरेक्शन में वो कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाए। ये एक्टिविटी कौन कौन से पॉलीमरेसेस के पास होती है? ये एक्टिविटी सबके पास होती है, 1 2 3 4 5। अब 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे कि हमने 5' to 3' ऐड कर रखे, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो ऐड कर रखे, या फिर यही मान लो 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है 5' to 3, और जो हमारा पॉलीमरेज होता है वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, शुरुआत से शुरू नहीं कर सकता, उसे चाहिए प्राइमर। प्राइमर आएगा 5' to 3' कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके गिर जाएगा, DNA पॉलीमरेज आएगा, 3' OH उसे मिल जाने पर, DNA टेम्पलेट दोनों मिल जाने पर बाकी TNTPs को ऐड करता हुआ पूरा DNA इलोंगेट कर देगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जहां हमने RNTPs को यूज़ किया, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स RNTPs को यूज़ किया, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए DNTPs। अगर DNTPs नहीं होंगे तो मतलब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी DNTPs को अलाउ करती है, RNTPs को नहीं करती। RNTPs अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? उनमें 2' OH होता है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है उन पर, DNA स्ट्रैंड टूट सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब आप पूछोगे RNTPs क्या होते हैं, DNTPs क्या होते हैं? ठीक है, ये है हमारा एक DAMP, DAMP नहीं बोलेंगे, ओके, लेट मी ड्रॉ। ये हमारा पेंटोज शुगर है, ये हमारे 3 फॉस्फेटेज हैं। यहाँ हमारा नाइट्रोजन बेस ऐड होगा। ये नाइट्रोजन बेस क्या क्या हो सकते हैं? एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, कुछ भी हो सकता है। यूरेसिल तब आएगा जब ये RNA की बात हम करेंगे, पर यहाँ RNA की बात नहीं हो रही है तो हम यहाँ यूरेसिल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइम है, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, यहाँ फोर्थ, और ये ऊपर फिफ्थ। ठीक है, 2 प्राइम पे हमारा H होता है और 3 प्राइम पे OH होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो 3' OH है
ये नेक्स्ट आने वाले न्यूक्लियोटाइड पर अटैक करेगा। जैसे ओके, ये जो फॉस्फेटेज होते हैं हमारे हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो डीएनटीपीज को अलाउ करते हैं। ठीक है, अभी डीएनटीपीज को अलाउ करेंगे, उनके डीएनए बाइंडिंग पॉकेट में वो डीएनटीपीज को ही अलाउ करते हैं। ठीक है, अभी ये जो फॉस्फेट हैं इनको अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, ये जो 3' वाला है, ये ऐसे ही जो ये नया न्यूक्लियोटाइड आया है डीएनटीपी, ये जो भी आया है इसका, ये यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो 3' है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस अल्फ़ा फॉस्फेट के ऊपर, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये जो बीटा गामा है ये रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट। इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट ये रिलीज हो गए, फिर ये डीजनरेट हो जाते हैं। इससे एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि हेल्प करती है इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। और जैसे आप यहाँ देख रहे हो 5' पे फॉस्फेट रहेगा, 3' पे OH रहेगा। ये जो OH था इसका, ये नेक्स्ट आने वाले फॉस्फेट के ऊपर इसने अटैक किया। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्या होता है, COPOC। ओके, COPOC, ये जिसमें आता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। और ये जो होता है COP, इन दोनों के बीच में ये होता है फॉस्फोएस्टर। और ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेस और कार्बन के बीच में, ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और इनके बीच में PO ये जो है इसको बोलते हैं हम फोस्फो एनहाइड्राइड। हो गया। हमने इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स भी देख लिए। फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, फोस्फो एस्टर किसको बोलते हैं, और फोस्फो डाई एस्टर किसको बोलते हैं। COP एक बार आएगा तो फोस्फो एस्टर होगा, COPOC आ जाएगा तो डाई एस्टर हो जाएगा। 3' है जो कि नेक्स्ट आने वाले DNTP के फॉस्फेट के ऊपर अटैक करेगा, अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा, बीटा गामा रिलीज हो जाएंगे। बीटा गामा पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में होकर ये डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने से यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हेल्प करती है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में 3' और 5' फॉस्फेट के बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही पॉलीमराइजेशन होता है 5' to 3'। ये 5' से शुरू हुआ, ठीक है, 3' की तरफ ये चेन ऐसे ही जाती जाएगी। अब ये जो 3' वाला है ये नेक्स्ट आने वाले DNTP पे अटैक करेगा अल्फा फॉस्फेट के ऊपर। ठीक है, अब हमने ये इतना देख लिया। अभी मान लो ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं, सबसे पहले हम बैकबोन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस जो है एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, हमने यहाँ देखा था। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट होते हैं, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, देखा था ना।
शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस में फॉस्फेट, ये दोनों अगर अटैच होंगे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, और जब पूरा अटैच होंगे, फॉस्फेट भी अटैच होगा तो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ये सबसे पहले अरेंज होते कैसे हैं? डीएनटीपीज़ को अगर हम पॉलीमर डीएनटीपीज़ का जोड़ दें और ठीक है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर नया स्ट्रैंड बना दें, बीच में नाइट्रोजनस बेसेस आएंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ऐसे हमारा डीएनए डुप्लेक्स होता है। ठीक है, अभी इतना हो गया। हाँ, मुझे क्या बताना था, ये हम यही देख लेते हैं। ये जो है, ये हमारे डीएनए की बैकबोन है। किससे मिलके बनी है? फॉस्फेट और शुगर से मिलके बनी है। पूरे में देखेंगे फॉस्फेट और शुगर से मिलके बनी है, बीच में बेसेस आएंगे। बेसेस क्या हो सकते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि अगर एडेनिन है, यहाँ कर लेते हैं फॉस्फेट और शुगर। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर होंगे, ये बैकबोन है, और बीच में आते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस में क्या होता है? जैसे कि एडेनिन आ गया, ग्वानिन आएगा, साइटोसिन आ गया, थाइमिन आ गया। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स में देखते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी? रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। प्रूव किया मिचेल्सन एंड स्टोल ने कि भाई सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। देखो, हमने उसको सेंट्रीफ्यूज़ किया तो 2 बैंड आ रहे हैं, N14 N14 और N14 N15। साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। अगर ये N14 और N15 सिर्फ 2 ही बॉन्ड आते तो कौन सा होता? डिस्पर्सिव बॉन्ड होता। अगर कंजर्वेटिव होता तो क्या बॉन्ड आते? तो कौन से बॉन्ड आते? एक सबसे लोएस्ट में आता एक पतला सा N15 का, ठीक है, बाकी डार्क वाला ऊपर आता N14 का। हाइब्रिड तो बनेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करके देख लिया हमने कि भाई ये तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। अब हमने बात की कि ये रेप्लिकेशन होता कैसे है, डीएनए में होते क्या क्या हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें क्या है? शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट है। शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, ये क्या है? ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके ये बनाते हैं, डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में आता क्या क्या है? नाइट्रोजनस बेस आते हैं, शुगर आते हैं, फॉस्फेट आता है। फॉस्फेट और शुगर मिलके पूरी बैकबोन बनाएंगे, बीच में बेसेस आएंगे और बेसेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये बेसेस होते क्या क्या हैं? बेसेस में क्या क्या आएगा? हमने शुगर और फॉस्फेट का तो देख ही लिया कि पोलिमराइजेशन होती कैसे है। 3 प्राइम का वो एच जो है, जो वो नेक्स्ट डीएनटीपी पे आने वाले डीएनटीपी के अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा और ऐसे ही चेन जुड़ती चली जाएगी। अब इसका 3 प्राइम ओ एच अगले आने वाले डीएनटीपी के अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा। हमने फॉस्फेट और शुगर का देख लिया। अब नाइट्रोजनस बेस का देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस होते क्या हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें प्यूरिन्स आएंगे, पिरिमिडिन्स आएंगे। प्यूरिन्स में क्या आएगा? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, पिरिमिडिन में क्या आएंगे? साइटोसिन, थाइमिन। और अगर भैया ये हुआ आरएनए तो यूरेसिल आएगा थाइमिन की जगह। थाइमिन एब्सेंट होता है आरएनए के अंदर। ठीक है, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं।
एडेनिन होता क्या है भाई, ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, कैसे दिखते हैं। एडेनिन और ग्वानिन को अगर हम देखें, एक हेक्सागोनल रिंग होती है, एक पेंटोज रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन। पिरिमिडिन में क्या होता है, सिर्फ एक रिंग होती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ ठीक है, अब इनकी नंबरिंग करें। 1, जो प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, उनमें 2 रिंग पाई जाती हैं। पिरिमिडिन छोटा सा होता है। ये समझ सकते हैं कि जिसका नाम छोटा होगा उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, और जिसका नाम बड़ा होगा उसका स्ट्रक्चर छोटा होगा, ठीक है। जैसे प्यूरिन है, छोटा है, ठीक है, पर इसमें रिंग 2 पाई जा रही है। पिरिमिडिन है, उसमें रिंग सिर्फ 1 पाई जा रही है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करेंगे। अगर प्यूरिन में हम नंबरिंग करते हैं तो ऊपर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ओके। अब एडेनिन और ग्वानिन में क्या डिफरेंस है। एडेनिन में क्या बोलते हैं, एडेनिन को 6 अमाइनो प्यूरिन, एडेनिन को 6 अमाइनो प्यूरिन भी बोलते हैं। 6th नंबर पर यहाँ जब NH2 ऐड हो जाएगा तब हम उसको एडेनिन बोलेंगे। ग्वानिन को क्या बोलते हैं, ग्वानिन में क्या होता है, ग्वानिन में होता है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी। 2nd नंबर पे अमाइनो आ जाएगा और 6th पे ऑक्सी ग्रुप आएगा, तब उसको हम ग्वानिन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, एक हेक्सागोनल रिंग बनेगी, एक पेंटागोनल रिंग बनेगी। 1 3 7 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन होंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम बना रहे थे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th। ये हमने नंबरिंग कर ली। 2 पे अमाइनो आ जाएगा, ठीक है। 6th पे ऑक्सी आएगा, ऑक्सी आएगा तो ये हट जाएगा और यहाँ आएगा ऑक्सी, हो गया। एडेनिन ग्वानिन का ये स्ट्रक्चर होगा। अभी साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल में हम देखें तो साइटोसिन में क्या होता है, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो। 2nd पे ऑक्सी ग्रुप आ जाए और 4th पे अमाइनो ग्रुप आ जाए तब आप उसको साइटोसिन बोलेंगे, ठीक है। यूरेसिल कब बोलेंगे, जब 2 और 4 दोनों पे ऑक्सी ग्रुप आ जाए, ठीक है। थाइमिन कब बोलेंगे, जब 2 4 पे ऑक्सी ग्रुप हो और उसके साथ साथ 5 प्राइम पे मिथाइल ग्रुप हो, तो हम उसको थाइमिन बोलेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसेस भी देख लिए। अब इनकी पेयरिंग कैसे होती है। जो एडेनिन होगा वो हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। इतना याद रखो कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, या फिर पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। प्यूरिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो
तो एडेनिन जो होगा वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। तो ये जो है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, एडेनिन और थाइमिन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ्स बनते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन बेस है, जैसे कि एडेनिन है। ये हमारी बैकबोन चल रही थी। ठीक है, हमारा जो शुगर है वो क्या है, डीऑक्सी है, 2 प्राइम पे सिर्फ H होगा। ठीक है, फॉस्फेट होगा एंड देन फॉस्फेट बाहर की साइड होता है शुगर, और शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फॉस्फेट और शुगर अटैच होंगे। यहाँ पर मान लो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ग्वानिन था, तीसरे के साथ साइटोसिन था, चौथे के साथ थाइमिन था। ऐसे ही दूसरा स्ट्रैंड्स ले लो, ये जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, बाहर की साइड फॉस्फेट, शुगर से अटैच होगा हमारा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? थाइमिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ पेयर करेगा? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ पेयर करेगा? ग्वानिन के साथ। और थाइमिन किसके साथ पेयर करेगा? एडेनिन के साथ। कितने पेयरिंग होगी? एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, थाइमिन और एडेनिन में 2 बनेंगे। ठीक है, तो हम इतना तो मान गए हैं कि जो एडेनिन और थाइमिन के बीच की जो पेयरिंग है वो वीक है ग्वानिन और साइटोसिन से। तो इनके जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ने आसान हैं ग्वानिन और साइटोसिन से। इसीलिए जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इस साइड से होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा एडेनिन और थाइमिन की बॉन्डिंग होगी, क्योंकि उसे तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा और डीएनए को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो अब हम हमारी कुछ वो चल रही थी, कुछ एक्टिविटीज़ पे बात चल रही थी। तो ये जो पेयरिंग हो रही है, जैसे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये जो स्टैंड इधर से बनाता हुआ जा रहा था, मान लो साइटोसिन की जगह उसने ग्वानिन को ऐड कर दिया, या फिर एडेनिन को ऐड कर दिया, सॉरी एडेनिन को ऐड कर दिया, मतलब रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। 5 टू 3 जा रहा था, 3 प्राइम पर इसने गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। अभी जैसे प्राइमर है, पॉलीमरेज है, आगे जा रहा है, उसने अलग गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तुरंत पीछे मुड़ेगा। तुरंत जब पीछे मुड़ेगा मतलब मान लो ऐसे मुड़ा हुआ, इसको हटाने के लिए तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उल्टा जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा ना, सामने जाएगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। पीछे फिर से मुड़ा इसको हटाने के लिए, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और हम इसको बोल सकते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के साथ साथ हम इसको क्या बोलेंगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? एंड से काटना। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो बीच में से कट कर दे। ठीक है, अब ये एक्टिविटी किस किस के पास पाई जाती है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो पॉलीमराइजेशन करता हुआ जा रहा है, गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तुरंत पीछे पॉलीमरेज मुड़ा, उसको हटाया और उसने करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड किया एडेनिन की जगह, फिर उसने साइटोसिन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये कौन कौन से पॉलीमरेज के पास पाई जाती है? डीएनए पोल 1 के पास होती है,
पोल 2 के पास भी होती है, 3 के पास भी होती है, 4th और 5th के पास नहीं होती, इसलिए इनको एरर प्रोन बोलते हैं। सॉरी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले में करना था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलग एक्टिविटी होती है। हाँ, तो इसमें हमने देखा था 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, या फिर हम इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, 1st, 2nd और 3rd में होती है, 4th और 5th में नहीं होती। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है कि ये जो हमारे प्राइमर्स हैं इनको जो हमने प्राइमेज बुलाया था ताकि ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स RNTPs के ऐड कर दे ताकि हमें 3 प्राइम OH मिल जाए, जिसको लेकर हमारा DNA पॉलीमरेज आगे स्ट्रैंड को इलोंगेट कर दे। पर जो पीछे RNTPs ऐड किए गए हैं उनको हटाना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब उनको हटाने के लिए क्या है, उनको एंड से हटेंगे, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड से हटेंगे, तो एंड से ये एक्टिविटी किसके पास पाई जाती है, RNTPs जो ऐड किए हैं उन्हें हटाना भी तो ज़रूरी है। हम अपने हर बार जितनी बार भी DNA रेप्लिकेशन होगा हर बार उसमें RNTPs तो नहीं डाल सकते ना, तो ये जो एक्टिविटी है ये पोल 1 के पास ही मिलती है, बाकी ये किसी के पास नहीं मिलती, ठीक है। इसको प्राइमेज रिमूवल एक्टिविटी भी बोलते हैं, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी बोलते हैं, जो DNA पोल 1 के पास ही मिलती है। तो ये जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए। प्रोकैरियोट्स में एक अभी हम रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। हमने DNA की बात कर ली कि DNA में मोड होते हैं 3, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, और मेजल्सन एंड स्टोल ने सेंट्रीफ्यूज करके ई कोलाई को N15 में कल्चर करवाया, फिर N14 में कल्चर कराया, फिर सेंट्रीफ्यूज करके देखा कि उसमें 2 बैंड आ रहे हैं, एक N15 N14 का और एक N14 N14 का, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो DNA है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि DNA में होता क्या क्या है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस कैसे एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कैसे उसकी बैकबोन होती है, शुगर और फॉस्फेट की मिलके बनी होती है, और ठीक है। अब उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कैसे होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कैसे होती है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस में मिलती है, ये सारी एक्टिविटीज़ की बात हमने कर ली, ठीक है। अभी हम बात करेंगे DNA रेप्लिकेशन की, DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें क्या है कि एक ही ओरिजिन मिलता है रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, उसको हम मोनोरेप्लिकोनिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा एक था, हाँ, एक और आई साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, और ये जो रेप्लिकेशन होता है फिर थीटा की तरह दिखता है ना, थीटा की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। हमें पता है इतना, बैक्टीरिया का जो DNA है कैसा है, वो बैक्टीरिया का DNA सर्कुलर है, ठीक है। और जो हमारा यूकैरियोट्स का DNA है वो कौन सा है, लीनियर है। यूकैरियोट्स का DNA बहुत लंबा होता है, इसलिए उसमें ओराई साइट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें मल्टी रेप्लिकोनिक साइट होती है, ओराई साइट्स ज़्यादा पाई जाती हैं, और एक ही टाइम पे हर जगह से रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको यूकैरियोट्स में मल्टी रेप्लिकोनिक बोलते हैं और प्रोकैरियोट्स में मोनो रेप्लिकोनिक बोलते हैं। हमें रेप्लिकेशन के लिए चाहिए क्या क्या, DNA टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, जिसको रीड करके दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जा सके। दूसरा हमें क्या चाहिए, प्राइमेज चाहिए, ताकि वो हमें 3 प्राइम OH प्रोवाइड करे और DNA पॉलीमरेज उसको इलोंगेट कर दे। थर्ड हमें क्या चाहिए, DNTPs चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होंगे।
फोर्थ हमें क्या चाहिए, हेलिकेज चाहिए जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दे। फिफ्थ हमें क्या चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए जो कि जो हमारा हेलिकेज है जो डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेगा, उनको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में ही ये वापस से एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना लें, उसको सेपरेट करके रखने का काम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स का होता है। और ये एक कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, जैसे कि एक बाइंड कर गया वो दूसरे को कोऑपरेट करेगा कि वो बाइंड कर जाए, ठीक है, जिससे कि ये वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। शिट, ओके